लॉकडाउन अधिवेशन में आपका स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। योगी जी, आज भी अफसोस की बात कि ये हादसा हो गया, लगातार ये हादसे हो रहे हैं। ये हादसे कैसे रोके जाएं? देखिए, घटना बहुत दुखद है और इन हादसों को रोका जा सकता है। हमने स्पष्ट कार्य योजना इसकी तैयार करने के लिए और उसको लागू करने के लिए यहां पर पहले से ही उस प्रकार की व्यवस्था दी है। सवाल ये है कि सभी राज्य सरकारें भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। देखिए, जब भारत सरकार ने श्रमिक एक्सप्रेस के माध्यम से श्रमिकों के आवागमन की सुविधा दी है और एनडीआरएफ के मद में हर राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था भी की है, तो फिर पैदल या फिर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ट्रक जैसे असुरक्षित साधनों से हर हाल में रोकना चाहिए और हमने उत्तर प्रदेश में इस बारे में व्यवस्था बनाई है। मैंने परसों भी इसकी बैठक ली थी, कल भी बैठक ली थी और जिन 2 थाना क्षेत्रों से ये ट्रकें आई हैं उन दोनों के इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड किया है। डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी को कठोर चेतावनी दी है। एसएसपी, आईजी और एडीजी स्तर के अधिकारियों को भी हम लोगों ने स्पष्टीकरण मांगा है कि व्यवस्था दिए जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश में अब तक पिछले 5 दिनों में हम 415 से अधिक ट्रेन में, श्रमिक ट्रेन से प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उत्तर प्रदेश में लेके आए हैं। 10,000 हमारी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज पूरे प्रदेश के अंदर कार्य कर रही हैं। इसके अलावा हर जनपद में जिलाधिकारी को 200 बसेज उनके डिस्पोजल पर अलग से दी गई हैं कि वह जो भी पैदल चलता है, दोपहिया वाहन से चलता है, ट्रक से चलता है, उन्हें पहले क्वारंटाइन सेंटर में ले जाके भोजन करवाइए। हेल्थ चेकअप करने के बाद बस में बिठा करके उस संबंधित जनपद को भेजें और उस संबंधित जनपद के जिला प्रशासन को हैंड ओवर करिए, जिससे वे उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में ले जाकर के उनका फिर हेल्थ चेकअप करें, उनके भोजन आदि की व्यवस्था करें। जो लोग स्वस्थ होंगे उन्हें होम क्वारंटाइन में भेजेंगे। जो लोग सस्पेक्टेड होंगे उन्हें वहां पर रख करके उनके भोजन आदि की व्यवस्था करेंगे। उनकी पूल सैंपलिंग के माध्यम से उनके कंफर्म करेंगे कि ये कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, और अगर कोई इस प्रकार का मामला है तो उसे आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाने की कार्रवाई करेंगे। इस प्रक्रिया को अगर सभी लोग अपनाना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि हम ये दुर्घटनाएं रोक सकते हैं। घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, हर हाल में रुकनी चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल की है और मैंने हर जिला प्रशासन को इसके लिए जवाबदेह बनाया है कि इस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी तो मैं जवाबदेही तय कराऊंगा हर एक व्यक्ति की। तो फिर वो अफसर जो हैं या पुलिस वाले जो हैं वो और सख्त हो जाएंगे, फिर वो डंडे चलाते हैं तो वो लोग डर के फिर छुपते छुपाते निकलते हैं, पटरियों पे निकलते हैं, वो कैसे रोकें फिर? देखिए, ऐसा नहीं होगा। हमारा एक ये जिम्मेदारी से भागने वाली स्थिति होगी। हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है और मैंने बार बार अपील की है। मैं हर प्रवासी कामगार और श्रमिकों से भी और सभी राज्य सरकारों से भी मैं अपील कर रहा हूं कि एक जैसे हमने अपने प्रदेश में नोडल अधिकारी तैनात किए हैं और हर राज्य के लिए नोडल अधिकारी हैं, ऐसे ही हर राज्य सरकार अगर अपने यहां नोडल अधिकारी तैनात करके उनकी जिम्मेदारी तय कर लें। दूसरा, हम लोगों ने हर एक जनपद के लिए भी एक व्यवस्था दी है। उस जनपद में भी एक व्यवस्था, हर जिले में भी हमने नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। हर एक कार्य के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां तय की हैं। प्रशासन ने बेहतर काम किया है अब तक और मुझे लगता है कि जहां कहीं भी थोड़ी बहुत लापरवाही है, इस लापरवाही को भी दूर करेंगे, लेकिन प्रवासी कामगार और श्रमिक के साथ न भेदभाव होने देंगे, न उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होने देंगे और उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे।
और मैं इसीलिए अपील करूंगा कि भारत सरकार भी और प्रदेश सरकार भी जी उनकी सुरक्षा और उनकी सम्मानजनक वापसी के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। वे पैदल न चलें, वे दोपहिया वाहन से, 3 व्हीलर से या ट्रक जैसे सुरक्षित साधन से न चलें। हम बसेज पर्याप्त मात्रा में लगाए हैं। एक एक दिन में उत्तर प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से 1 लाख से लेकर 1.25 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी सीमाएं हैं। फिर इन्हें केवल ला करके उनके घर तक छोड़ना नहीं, उन्हें पहले क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा है, उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, उनके लिए लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था हो रही है, फिर उन्हें सुरक्षित, जो स्वस्थ हैं उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने, खाद्यान्न का किट देकर के घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस सब के बावजूद भी ये उतावलापन क्यों? अगर धैर्य अब तक बनाए रखा है, वे धैर्य से काम लें। हर एक व्यक्ति को सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से हम उनके घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, कर रहे हैं। लेकिन सड़क से हट करके आ जाना, नदी पार करके आ जाना, पहाड़ों के रास्ते आ जाना, खेतों के रास्ते आकर के फिर जगह जगह इस प्रकार की स्थिति पैदा होना, इससे ये उनके स्वयं के स्वास्थ्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और मेरी विनम्र अपील होगी कि इस संकट के समय में सरकारें उनके साथ में हैं। उन्हें भी थोड़ा, इतना दिन उन्होंने धैर्य दिया है जब इस समय इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को लाना प्रारंभ किया गया है। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में अब तक 14.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आया है 1 मार्च से लेकर अब तक। और एक सप्ताह के दौरान ही, पिछले एक सप्ताह के दौरान ही 7.5 लाख से अधिक लोग आ चुके हैं। तो मेरी अपील होगी सभी से कि वे लोग सरकार के अपील पर ध्यान दें, सरकार की व्यवस्था के अनुसार चलेंगे तो सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से उनके घर तक पहुंचाने का कार्य सरकार करेगी। तो योगी जी, आपने कहा प्रशासन अच्छी तरीके से काम कर रहा है और जो नहीं कर रहे हैं उनको आप उनके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं, जैसे आज भी आपने बताया। तो आप तो योगी हैं, अपने को नंबर नहीं देते हैं, कई बार आपसे ये बात हुई, लेकिन यूपी सरकार को आप 10 में कितने नंबर देंगे अभी तक? देखिए, ये नंबर देने और न देने का नहीं है। ये समय आपदा से जूझने और इस आपदा से लोगों को सुरक्षित रखने और अधिक से अधिक लोगों तक राहत पहुंचाने का समय है। और इसके लिए जो भी करना पड़े, 24 घंटे मैं भी, मेरा पूरा मंत्रिमंडल भी, मेरे सभी अधिकारी और सभी कर्मचारी इस कार्य में लगे हैं। भारत सरकार की एडवाइजरी का 100% अनुपालन उत्तर प्रदेश के अंदर करके उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के लिए अपने उत्तरदायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने का कार्य किया जा रहा है। जी, नंबर हमने इसलिए पूछा क्योंकि जो मुख्यमंत्री दिख रहे हैं काम करते हुए, प्रोएक्टिव दिख रहे हैं, उनमें आपका नाम सर-ए-फहरिस्त लिया जा रहा है, इसलिए मैंने पूछा। लेकिन आगे बढ़ते हुए योगी जी ये बताइए, 18 तारीख से, मतलब इस लॉकडाउन 4 में क्या कंटेनमेंट जोन को छोड़ के बाकी सब खोल देना चाहिए? यूपी की क्या राय है? देखिए, पिछले 10 दिन के दौरान काफी बड़ी मात्रा में प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आया है जी। और ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा प्रवासी कामगार और श्रमिक आया है, इनके साथ में जहां पर ये लोग आए हैं इनको सुरक्षित वापसी लाने, और ये निरंतर अभी चलेगा जी। तो मेरा यह मानना है कि जब तक प्रवासी कामगार और श्रमिक पूरी तरह सुरक्षित होकर के आ नहीं जाता है, सेटल नहीं हो जाता है, तब तक लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता देने में हम लोगों को कठिनाई होगी। अच्छा, हमने कुछ अपनी एक्टिविटीज प्रारंभ की हैं जी। कितनी शिथिलता दे सकते हैं इस पर हमारा मंथन चल रहा है। भारत सरकार की एडवाइजरी का या वहां से आने वाली गाइडलाइन का हमें इंतजार है। जो भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश मिलेंगे उसका पालन हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। लेकिन हम किसी भी प्रकार का वह रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जिससे कम्युनिटी इन्फेक्शन का कारण जो बने। और खासतौर पर यह समय हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि बड़ी मात्रा में जो प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस अपने घरों के लिए आ रहा है, तो उसकी सम्मानजनक और सुरक्षित वापसी ये हमारी प्राथमिकता है। लेकिन साथ साथ प्रदेश के अंदर जो लोग यहां पे 22-23 करोड़ लोग पहले से रह रहे हैं, इनके स्वस्थ और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। तो इन दोनों के साथ तालमेल बिठा करके हम कार्य कर रहे हैं।
यानी जो आपकी बातों से लग रहा है वो ये जो बहुत क्रिटिकल समय जैसा आपने कहा, तो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के इंतजार के बाद ही कुछ फैसला होगा, लेकिन आप मानते हैं कि यूपी में चुनौती बड़ी है क्योंकि लोग बाहर से आए हैं। अब ये जो बाहर से आए हैं, ये गांवों तक कोरोना ना फैले, उनको रोकने के लिए क्या किया जाएगा? गांव के बाहर क्वारंटीन सबको करना है क्या? उसमें कोई नियम बनाए जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जितने प्रवासी कामगार और श्रमिक आए हैं, ये हमारे अपने लोग हैं जी, और ये हमारी अपनी ताकत है। इसलिए हम उसको किसी के साथ भी किसी का भी अनादर न हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। ठीक। दूसरा, हम उन्हें लेकर के आ रहे हैं सुरक्षित रूप से। पहले जनपद में क्वारंटाइन सेंटर में उन्हें ले जा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में ले जाकर के वहां पे पूरा हेल्थ, उन्हें भोजन आदि की व्यवस्था देकर के उनकी व्यवस्था पहले की जा रही है। फिर क्वारंटाइन सेंटर से सुरक्षित अपने वाहनों से हम उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए उनके गांव तक पहुंचा रहे हैं। जिनके पास घर की व्यवस्था है उनको घर तक पहुंचा रहे हैं अगर वो स्वस्थ है। अगर जिसके पास घर नहीं है या जो व्यक्ति सस्पेक्टेड है या अस्वस्थ है, उन्हें हम क्वारंटाइन सेंटर में ही रख रहे हैं। हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में उत्तर प्रदेश में 12.5 लाख से अधिक की क्षमता की व्यवस्था पहले से कर रखी है। ठीक है। और यह व्यवस्था हमारे पास है, लेकिन हम लोग क्वारंटाइन सेंटर को भी खाली करते जा रहे हैं और सैनिटाइज करते जा रहे हैं। हम इन्हें निरंतर इनका स्क्रीनिंग करने के साथ ही उन्हें हम होम खाद्यान्न का पैकेट देकर के, राशन किट देकर के उन्हें उनके घर पे होम क्वारंटाइन के लिए भेज रहे हैं। और होम क्वारंटाइन में देखने के लिए भी हम लोगों ने स्क्रीनिंग कमेटी, उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए 75,000 से अधिक मेडिकल टीमें गठित की हैं, जो एक एक व्यक्ति की, एक एक घर की और एक एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग करते हैं। आप अनुमान करिए कि अब तक हमने 3.25 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की है उत्तर प्रदेश में, ऐसे लोगों की जो हॉटस्पॉट्स हैं और जो हमारे यहां माइग्रेंट लेबर आई हैं, इन सभी को लेकर के हमने की है। क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग हमारे पास हैं, इन क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों की हम जांच कर रहे हैं पूल टेस्टिंग के माध्यम से। पहले 5-5 की पूल टेस्टिंग हमने यहां पर प्रारंभ की थी, यूपी ने पूल टेस्टिंग प्रारंभ की थी। देखिए, हमने टेस्टिंग की क्षमता को भारत सरकार के सहयोग से काफी बढ़ाया है। पहले हमारे पास केवल 50 टेस्ट करने की क्षमता थी, आज हमारे पास 5,000 टेस्ट करने के लिए 26 लेबोरेटरी हमारे पास मौजूद है उत्तर प्रदेश के अंदर। हमने अब इस व्यवस्था को की है कि पहले हमने एक एक सैंपल लेते थे, उसका टेस्ट करते थे। बाद में हमने 5-5 की पूल टेस्टिंग शुरू की, अच्छे परिणाम आए। अब भारत सरकार ने हमें अनुमति दी है, हम 10-10 की पूल टेस्टिंग करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अगले सप्ताह तक हम 10,000 टेस्टिंग की क्षमता प्रतिदिन करने जा रहे हैं। इसमें 5,000 हॉटस्पॉट्स के लिए होंगे और 5,000 माइग्रेंट जो लेबर हमारी आ रही है, इनको हम करेंगे। तो ये टेस्टिंग की क्षमता बढ़ा करके हम लोग अधिक से अधिक लोगों के उपचार की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने, हमने अपने प्रदेश में कोविड के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल की क्षमता बढ़ाई है। आज के दिन पर हमारे पास 55,000 से अधिक बेड हॉस्पिटल में मौजूद हैं। 75 के 75 जनपदों में ऑक्सीजन की सुविधा भी है और वेंटिलेटर की सुविधा भी हमारे पास आज के दिन पर है। इसलिए समस्या न उपचार की है न व्यवस्था की है, समस्या केवल लोग अपील पर ध्यान दें और सरकार की व्यवस्था के साथ सहयोग करेंगे तो कहीं किसी को हम कष्ट नहीं होने देंगे, समस्या कहीं नहीं आने देंगे। अच्छा, अब ये दुकानें जैसे कहीं दिल्ली में जैसे सुझाव आया ऑड इवन का, दुकानें क्या एक छोड़ के एक खोलने की अनुमति देनी चाहिए हॉटस्पॉट के बाहर? देखिए, हमने अपना प्रस्ताव भारत सरकार में भेजा है और भारत सरकार की गाइडलाइन और एडवाइजरी का हमें इंतजार है जी। उसके अनुरूप हम लोग प्रदेश के अंदर अपनी आगे की व्यवस्था 18 तारीख से लागू करेंगे। तो वो उस प्रस्ताव में ऐसा कुछ है दुकानों के लिए? देखिए, जो हमारे लिए उपयुक्त होगा, मैंने कहा ना, हमारे सामने दोनों चीजें हैं। एक तरफ प्रदेश की 23 करोड़ जनता की स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्था, दूसरी तरफ माइग्रेंट लेबर की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी। ये दोनों को साथ लेकर के हम लोग चल रहे हैं। इन दोनों के बीच में समन्वय बनाते हुए
हम लोग जो उचित होगा प्रदेश के हित में उस प्रकार के कदम को भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार उठाएंगे। तस्वीरें जो कुछ शराब की दुकानों की दिखी देश भर में, अब ये शराब पर क्या पॉलिसी होनी चाहिए? क्या होम डिलीवरी होनी चाहिए? आपका क्या मत है? देखिए, राज्य अपने अनुसार इसकी व्यवस्था तय कर सकते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में कुछ डायरेक्शन जारी किए हैं और इस पर हर स्तर पर अध्ययन चल रहा है। लेकिन अब शराब की दुकानों में भी वो भीड़ नहीं है जो पहले दिन भीड़ थी। देखिए, होता क्या है कि लंबे समय के बाद जब आप किसी चीज को खोलेंगे, हम लोगों ने यहां सब्जी मंडियों में देखा है, सब्जी मंडी जब 1 घंटे के लिए खुलता था भीड़ लगती थी। हमने कभी 1 घंटे के लिए क्यों खोलना है? आप 3 उसमें चलिए, एक किसान मंडी में सब्जी लेके आ रहा है, एक उस समय उनको दे दीजिए। दूसरा समय जब किसान से ठेला वाला और रिटेलर वहां से जब मंडी से सब्जी लेकर के जा रहा है, दूसरा वह है। और तीसरा जब ग्राहक सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए जा रहा है। 3 कैटेगरी उसकी तय कर दी और पूरा समय दिया उनको कि भाई आप 3 घंटे लाने वालों को दीजिए, 3 घंटे को यहां से ले जाने वालों को दीजिए और बाकी 8 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे ये ग्राहकों को खरीदने की छूट दीजिए और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था कर दीजिए। मुझे लगता है मंडी में अब कोई समस्या नहीं। ऐसे ही राशन की दुकानों के लिए भी व्यवस्था थी। हम लोगों ने कहा ग्राहकों को आप बुलाइए। अब आप सोचिए कि 18 करोड़ लोगों को चौथी बार राशन मिलना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। चौथी बार ये व्यवस्थित रूप से, यानी कल से हमारे यहां प्रारंभ हुआ है। 1.25 करोड़ लोगों को कल और आज में हम लोगों ने राशन उपलब्ध कराया है उत्तर प्रदेश में और ये 30 मई तक ये व्यवस्था चलेगी। फिर 1 जून से फिर यानी 5वें चरण का खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। यानी ये सिस्टम व्यवस्था बनाने पर हर एक जगह सिस्टम है। किसी के लिए न खाद्यान्न की कमी है, न भरण पोषण भत्ते की कमी है, न दवा की कमी है, सिस्टम जो लोग नहीं फॉलो करते, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आपकी अपील को नहीं सुनते लोग, वो भी दिख रहा है। तो वो उनको क्या सजा देनी चाहिए? उनको समझाना चाहिए? पुलिस को डंडे मारने चाहिए या नहीं? देखिए, मैं किसी भी प्रवासी श्रमिक और कामगार पर बल प्रयोग करने का पक्षधर नहीं हूं। यह उसका संकट का समय है। जी। कुछ जगह उसके साथ ज्यादती जरूर हुई है और इसका आत्मावलोकन जरूर उन लोगों को करना चाहिए जिन लोगों ने उन श्रमिकों के साथ ज्यादती की होगी। लेकिन वो हमारी ताकत है, हम उसके साथ खड़े हैं। ठीक। और सम्मानजनक और सुरक्षित वापसी उसकी करवाएंगे उसके घर तक, क्योंकि भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा पैकेज दिया है। उस पैकेज का ईमानदारी से इंप्लीमेंट हो जाए तो कहीं किसी को कोई समस्या नहीं है। हर व्यक्ति उसमें सहयोग कर रहा है, हर व्यक्ति जान रहा है ये वैश्विक महामारी है। जी। ये जो पैकेज है, ये पैकेज में एक राय आ रही है कि जो चीजें दी जा रही हैं उसके बजाय कैश ट्रांसफर सीधा दे दिया जाए। क्या राज्य सरकार अपने स्तर पर भी अपनी स्कीमों का कुछ कैश ट्रांसफर देने की सोच रही है? आप सही मानते हैं इसको? हम लोगों ने, ये अच्छी बात है, भारत सरकार ने बहुत अच्छा किया है और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत दूरदर्शिता के साथ प्रारंभ में इस योजना को लागू किया था। खासतौर पर जब जनधन अकाउंट खोले थे, हर गरीब का जनधन अकाउंट खोला था। डीबीटी को और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की जो आदत देश के अंदर डाली, आज उसका परिणाम है कि बिना किसी रोक टोक के आज वो समय नहीं रहा। जो लोग आज उंगली उठा रहे हैं उन लोगों को इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि उन्हीं के एक आका ने कभी कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं नीचे 10 पैसा पहुंचता है। आज ऐसा नहीं। आज मोदी जी अगर किसी के लिए 1 रुपया भेज रहे हैं तो 1 रुपया गरीब के खाते में जा रहा है। बीच में कहीं 90 पैसे की कटौती नहीं, 1 पैसे की भी कटौती बीच में नहीं है। ये अच्छा और स्वागत योग्य कदम है और हमने भी यही किया। हमने प्रदेश के अंदर जो भी सुविधाएं दी, लगभग 32 लाख श्रमिकों को और अन्य लोगों को हम लोगों ने भरण पोषण भत्ता दिया, वह भी डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में दिया। जी, आप राहुल गांधी की तरफ इशारा कर रहे हैं। दे रहे हैं, लेकिन मैं जो भी हो, आज उनको अपने कृत्यों पर सोचना चाहिए कि आखिर इस समय टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए मोदी जी ने 2014 में यह व्यवस्था बना दी, जनधन अकाउंट हर गरीब का खोल दिया, जिससे गरीब के हक पर कोई डकैती न डाल सके। लेकिन जो लोग आज इस शानदार और पारदर्शी व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं,
उनको उसके बारे में सोचना चाहिए। जब कहा जाता था 1 रुपया भेजते हैं, बीच में एक दल विशेष के दलाल उसको चट कर जाते थे। आज ये नहीं है। आज तो ये पैसा, सब पैसा उनके बैंक में अकाउंट में जा रहा है, गरीब के खाते में जा रहा है। गरीब को भी ये व्यवस्था दे दी गई है जी जी कि वह उस पैसे का उपयोग कर सकता है। इसके लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं, शानदार व्यवस्थाएं बनाई हैं। कहीं कोई समस्या इसमें नहीं है। ये योगी जी, आप जैसे गाजियाबाद जिला है, गौतम बुद्ध नगर जिला है, ये दिल्ली के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोग दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली के लोग यहाँ काम करते हैं। आपकी क्या राय है, यूपी की क्या राय है कि एनसीआर को इस कोरोना संकट में एक यूनिट मानना चाहिए, क्योंकि उनको आने जाने में फिर वो बॉर्डर आ जाता है। क्या ये बॉर्डर एनसीआर का होना चाहिए, या इसमें यूपी की क्या सोच है? देखिए, मेरा ये मानना है कि एनसीआर को एक यूनिट नहीं मान सकते हम लोग। अच्छा, हमें अलग अलग छोटे छोटे यूनिट को, जहां जहां जिस प्रकार का इन्फेक्शन है वहां पर उस प्रकार की व्यवस्थाएं देनी चाहिए। हम लोगों ने गौतम बुद्ध नगर को भी अलग किया है, गाजियाबाद को अलग किया है, हापुड़ को अलग किया है, मेरठ को अलग किया है, शामली को अलग किया है, बागपत को अलग किया है। ये सभी अलग अलग यूनिट में, और फिर इसमें भी हम लोगों ने हॉटस्पॉट्स चिन्हित करके रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में वहां की व्यवस्था को भी हम लोगों ने वो किया है। कंटेनमेंट एरिया उसमें जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार तय किया है। आवागमन में, आवश्यक सेवाओं की आवागमन में कहीं कोई समस्या नहीं, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोविड हॉस्पिटल में काम करके और दिल्ली से गाजियाबाद आए, या गाजियाबाद में कोविड हॉस्पिटल में काम करके वह दिल्ली जाए। हमें यह छूट नहीं देनी चाहिए। उसी जिले में उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, हॉस्पिटल परमिसेस में या उसके आसपास उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे इन्फेक्शन को हर हाल में, मेडिकल इन्फेक्शन को, मंडी के इन्फेक्शन को, या फिर किसी भी अन्य प्रकार के इन्फेक्शन को रोका जा सके। ये योगी जी, अब आपका अंदाजा क्या है कि ये मॉल, सिनेमा हॉल, ये सब चीजें तो अभी खुल नहीं रही, कब तक खुलेंगी, कब तक खोलने की तैयारी करें उनको? देखिए, इस पर अभी हमें इंतजार है भारत सरकार की गाइडलाइन और एडवाइजरी का। ये जैसे ही आता है उसके अनुसार फिर उसमें तय करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भीड़ भाड़ वाले बहुत सारे ऐसे स्थानों को तत्काल हम खोलने की स्थिति में होंगे। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में फिलहाल तो हमारा यह कहना है कि हमारा फोकस जो उत्तर प्रदेश के अंदर चालू यूनिट हैं उनको संचालित करके उसको चालू स्थिति में रखना, उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित माहौल देना, माइग्रेंट जो हमारा प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहा है, उन कामगार और श्रमिकों की सम्मानजनक और सुरक्षित वापसी की उसमें हम लोग लगे हैं। इसके बाद अब कोई अन्य कोई चीज आएगी तो उसके लिए हम उस प्रकार का कदम उठाएंगे। अब जैसा अब ये लोग जो हैं, यूपी के लोग यूपी में काम करें, उनके लिए रोजगार हो, उसके लिए निवेश हो, तो उसमें जो सवाल आ रहा है, सीधा सवाल तो चीन को लेकर आ रहा है। क्या चीनी कंपनियों को निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे आप यूपी में? उनका स्वागत है या नहीं? देखिए, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 20 लाख करोड़ का एक बहुत अच्छा पैकेज घोषित किया है, जिसके 3 पैकेज की घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने विगत 3 दिनों में घोषित किया है। हमारे एमएसएमई सेक्टर को, हमारे यूथ के लिए, पावर सेक्टर को, इसके अलावा जो डेली कमाने वाले, फेरी नीति से आच्छादित होने वाले रेडी और ठेला, खोमचा, पटरी व्यवसायी थे, इन सबके लिए, और कृषि क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिस प्रकार की घोषणाएं की हैं, ये ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। एमएसएमई का यूपी कभी हब हुआ करता था, हमने उसी को ध्यान में रखकर के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी नीति को आगे बढ़ाया है। और पिछले 2-3 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो काम हमने यूपी के अंदर किया था, आज उसी का परिणाम था कि विषम परिस्थितियों में भी हम उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकडाउन के 3rd फेज में 21 लाख लोगों को रोजगार देने में सफल हुए, नौकरी देने में सफल हुए। एक बहुत बड़ा काम। मनरेगा में भारत सरकार ने जो राज्यों को छूट दी और जो सुविधाएं दी, आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में 29 लाख
जो लोग हैं उनको प्रतिदिन मनरेगा में माध्यम से ही हम रोजगार दे रहे हैं, ये भी हमने उत्तर प्रदेश के अंदर व्यवस्था दी है। इसके साथ ही हम लोगों ने अलग अलग टीमें गठित की हैं। औद्योगिक विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक टीम काम कर रही है, एमएसएमई मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी काम कर रही है, लेबर मिनिस्ट्री में एक लेबर मंत्री के जो श्रम मंत्री है उनकी अध्यक्षता की कमेटी एक काम कर रही है। लेबर रिफॉर्म, चीन में क्यों जा रही थी कंपनियां? क्योंकि सबसे पहला काम था, लेबर वहां सस्ता था जी, और वहां पर उन्होंने जो अन्य रिबेट दी थी, भारत सरकार इसमें पहले ही संशोधन कर चुका था। पहले रिबेट में सबसे अच्छा इस समय अगर आप देखेंगे तो एशिया में भारत उन देशों में है जहां पे सबसे अच्छा कॉर्पोरेट रिबेट मिल रहा है, और वह भारत में इस प्रकार की चीजें मिल रही हैं। तो एक यह व्यवस्था भारत की दृष्टि है, तो उसमें दूसरा लेबर रिफॉर्म, ये इतनी बड़ी मात्रा में जो लेबर यानी माइग्रेंट लेबर आ रही है, इनको रोजगार भी चाहिए। जिन लोगों ने उन्हें कुछ नहीं दिया, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये हमारी ताकत है और हमें इस ताकत को पहचाननी होगी। हम इसे ऐसे ही इनकी ताकत को जाया नहीं होने देंगे। इसलिए हमने यहां पे लेबर रिफॉर्म किए हैं। लेबर रिफॉर्म में कुछ चीजें सुनिश्चित की हैं। एक, हर एक लेबर को हमने व्यवस्था दी कि उसको मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए जी। दूसरा, हमने तय किया है कि किसी भी स्थिति में 10 घंटे से अधिक आप उससे काम नहीं लेंगे, लेकिन अगर 10 घंटे से अधिक काम स्वयं लेबर करना चाहता और प्रबंधन और लेबर दोनों सहमत हैं, तो दोनों की सहमति के बाद फिर वो उसको देख सकते, वो तय करेंगे। इसके लिए लेबर कमिश्नर या लेबर इंस्पेक्टर नहीं तय करेगा। तीसरा, उसकी सुरक्षा की गारंटी, उसकी स्वास्थ्य की गारंटी, बंधुआ मजदूरी का कानून उसमें लागू होगा। इसके अलावा महिलाएं रात्रि के लिए कार्य नहीं करेंगी, महिलाओं को आप रात्रि में कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। ये सारे व्यवस्था देते हुए हम लोगों ने लेबर रिफॉर्म किए हैं। और मेरा मानना है कि मैं अकेले उत्तर प्रदेश में अपने सभी जितने भी हमारे माइग्रेंट लेबर आ रही हैं, हमारा प्रवासी कामगार और श्रमिक है, इन सबको उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम कार्य देंगे। और निवेश के लिए भी लैंड बैंक, उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में लैंड बैंक नहीं है। मैं अभी स्वयं इसकी बैठक लिया हूं। हमारे पास अकेले उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग के पास ही 1,66,000 एकड़ लैंड बैंक हमारे पास राजस्व के पास है। और अगर मैं औद्योगिक प्राधिकरणों के साथ इसको देखूंगा तो हमारे पास वहां पर भी पर्याप्त मात्रा में लैंड मौजूद है। लैंड बैंक हमारे पास है। हमने सेक्टोरियल पॉलिसीज में आवश्यक संशोधन किए हैं। और मेरा मानना है कि कोरोना संकट के साथ ही, उभरने के साथ ही जो विश्व का परिदृश्य बदलने वाला है, भारत उसका नेतृत्व करेगा और उत्तर प्रदेश देश का एक बहुत बेहतर जो है निवेश का गंतव्य बनेगा। तो वो जो जब स्वदेशी की बात होती है तो फिर चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए, आपका क्या मत है इस पर? देखिए, हमने पहले ही अपने यहां स्वदेशी के कार्यक्रम को लागू किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हमारी जो पॉलिसी है, वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी और स्वावलंबन के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने का ही कार्यक्रम है। और मुझे आश्चर्य होता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हमने जो अपनी कार्य योजना लागू की, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में हम लोगों ने लागू की, और उसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को कई गुना बढ़ाया है। हम आज यानी कोरोना संकट के पहले तक हमारा जो एक्सपोर्ट था, वह देश के अंदर अकेले उत्तर प्रदेश ने 29% का लक्ष्य प्राप्त किया था, जो देश के अंदर सर्वाधिक था। यह हमारी ताकत है। हमने 1,16,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट यहां से उत्तर प्रदेश से होना प्रारंभ हो चुका था। और मुझे लगता है फिर से हम इसको रिवाइव कर रहे हैं, उन अवसरों को देख रहे हैं, नई डिजाइन के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, उनकी मैपिंग, उनकी ब्रांडिंग करने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में जो एक बात कही है स्वदेशी और स्वावलंबन की, ये निश्चित ही भारत को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेगा और भारत के लोगों को घर में ही रोजगार देने की संभावना को विकसित करेगा। अच्छा, अब राजनीति की अगर बात करें, और लोगों की बातों पर राजनीति होनी चाहिए, लोगों के मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। विपक्ष आलोचना कर रहा है, कई सलाहें भी दे रहा है
क्या इस मौके पर जब ये युद्ध है, अगर ये युद्ध है तो अखिलेश जी, मायावती जी, प्रियंका जी, इन सब के साथ मिलकर विचार विमर्श करके काम करना चाहिए या इनकी नहीं सुननी चाहिए? देखिए, आप देखे होंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 बार तो मुख्यमंत्रियों के साथ सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ संवाद बनाया जी। पहली बार देश के कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ टेलीफोन से स्वयं संपर्क करके और वहां की समस्याओं का समाधान करवाते हैं। देश को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 4 बार देश के नाम अपना जो संदेश दिया। हर राजनीतिक दल के प्रमुखों के साथ बातचीत की, हर राजनीतिक पार्टी के साथ संवाद बनाया। यानी जो भारत का गणतंत्रात्मक स्वरूप है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसका अनुपालन पहली बार देखने को आपको मिला होगा कि इसको अगर किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने इसको पूरी तरह लागू किया है। अगर इस सब के बावजूद लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस, सपा या अन्य राजनीतिक दल इसमें भी राजनीति करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, तो इस नकारात्मक राजनीति का मुझे लगता है कि जवाब जनता 2019 में दे चुकी है, 2017 में उत्तर प्रदेश में दे चुकी है, 2014 में देश की जनता दे चुकी है। दूसरा, मुझे उन लोगों के लिए केवल यही बात कहनी है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। योगी जी, एक सीएम के तौर पर एक थोड़ा सा निजी सवाल मैं आपने पूछना चाहूंगा। एक सीएम के तौर पर जब आपने देखा कि एक बच्चे की मां उसे सूटकेस पर खींच कर ले जा रही है, तो आपके मन में क्या आया? ये दृश्य हमारे लिए पीड़ादायक है और पहले से व्यवस्था बनाई गई है कि भाई पैदल न चलने दें, उनको जहां पे हैं रोक करके उनको तत्काल एक जगह इकट्ठा करके भोजन और पानी की व्यवस्था दीजिए, वहां से बस से उनके गंतव्य तक पहुंचा करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताइए, वहां पे उनका हेल्थ चेकअप करके फिर उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करिए। इस प्रकार के इसको नहीं, इसीलिए हमने जिलाधिकारी आगरा का भी स्पष्टीकरण इसके लिए पूछा। एक जिले में और जगह घटना घटित हुई थी जहां पर एक अधिकारी के द्वारा एक माइग्रेंट लेबर के बैग को लात मारी जा रही थी। हमने उसके लिए भी कठोर चेतावनी देते हुए वहां से भी उनका स्पष्टीकरण कॉल किया है। ये चीजें नहीं हो सकती हैं और ये संवेदना व्यक्त करने का समय है, सहानुभूति के साथ सम्मानजनक और सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने का समय है। इस समय किसी भी प्रकार की अपने स्वयं को विष का घूंट पी करके रहने का समय है। इस समय लोगों को कष्ट देने का समय नहीं, और अगर कोई करेगा तो फिर जवाबदेही भी तय करेंगे। एक और मुद्दा उठा कि भाई इस संकट के समय में मंदिरों के सोने का इस्तेमाल किया जाए, आपकी क्या राय है? देखिए, भगवान की कृपा से देश के पास पर्याप्त संसाधन है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पर्याप्त मात्रा में देश के लिए पैकेज की घोषणा की है। और याद रखना, पीएम केयर में और अन्य क्षेत्रों में भी इसके अलावा राहत का कार्य जो चल रहे हैं, इसमें धर्मार्थ संस्थाओं ने, मंदिर की संस्थाओं ने, धर्मार्थ संस्थाओं ने योगदान सर्वाधिक दिया है। इसलिए ये प्रश्न वे लोग उठाने का प्रयास कर रहे हैं जिन लोगों ने स्वयं किया नहीं, देश के संसाधनों पर लूटा है, गरीबों का लूटा है। वे लोग ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के प्रश्न लग रहे हैं। मुझे लगता है कि ईमानदारी के साथ पीएम पैकेज को लागू कर दें, किसी चीज की कोई समस्या देश के अंदर किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं होगी। अब मंदिर की बात चली तो अब ये कोरोना काल के बाद राम मंदिर कैसे बनेगा योगी जी? देखिए, और राम की कृपा से बनेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा है और अब तक उनकी कृपा से सारी चीजें आगे बढ़ती गई हैं। आगे भी उनकी कृपा से ये सारे कार्य आगे बढ़ेंगे। जब अब आंकड़ा जो है देश भर में इतने 80,000 82,000 के पार पहुंच चुका है, क्या अब भी आप ये मानेंगे कि ये जो इसमें स्पाइक आया था उसके लिए तबलीगी जमात जो है वो मुख्य तौर पर जिम्मेदार है? देखिए,
तबलीगी जमात और मरकज कोरोना को प्रारंभ में फैलाने के लिए जिम्मेदार है और उनके कारण पूरे देश के अंदर ये फैला है। देखिए, बीमारी आना यह बुराई नहीं हो सकती है, इसके लिए वो व्यक्ति दोषी नहीं हो सकता, लेकिन बीमारी को छुपा करके हम उसका कैरियर बनने का काम करें, ये गलत है। और दुर्भाग्य से तबलीगी से जुड़े हुए लोगों ने कोरोना के कैरियर बन करके देश के अंदर इस प्रकार की तबाही को मचाने की कुत्सित मनता से काम किया था, इसलिए वो अक्षम्य है। माइग्रेंट लेबर के साथ आप इसको नहीं जोड़ सकते, ये संकट से त्रस्त है, ये बेचारे की गलती नहीं है जी, इसलिए दोनों को एक साथ तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि आज उससे उबर चुके हैं हम लोग, माइग्रेंट लेबर की समस्या का भी समाधान कर लेंगे और कोरोना पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि तबलीगी जमात को माइग्रेंट लेबर से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन तबलीगी जमात की वजह से लोग पूरे मुस्लिम समुदाय को जोड़ने लगे, वो आप सही मानते हैं वो गलत है, या वो भी लोगों की गलती नहीं थी क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा था कि तबलीगी जमात से हो रहा है या मुस्लिम समुदाय में ऐसी भावना है? हर समाज में अच्छे लोग भी हैं और तबलीगी जमात के इन कृत्यों का विरोध मुस्लिम समुदाय ने भी काफी हद तक काफी लोगों ने किया जी। जो लोग उस सब के बावजूद भी उनके साथ खड़े हो रहे थे, वे लोग उस अपराध में शामिल थे। इसलिए हम इस बात को मानते हैं कि तबलीगी जमात कैरियर का काम शुरू में किया था, आज उस समस्या का काफी हद तक समाधान हो चुका है। तो ईद पर कुछ छूट देंगे योगी जी? देखिए, जो लॉकडाउन और एडवाइजरी के नियम होंगे, जो गाइडलाइंस होंगी, उसको हम पालन कराएंगे। व्यक्तिगत तौर पर भी योगी जी, दुनिया ने देखा कि आपने खुद एक बुरी खबर का सामना किया इस कोरोना काल में, अपने पिता की भी, और वो फैसला लिया कि कोरोना युद्ध जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। एक तरह से एग्जाम्पल रखा आपने दुनिया के सामने भी। आप खुद को भी कोरोना योद्धा ही मानते हैं? देखिए, मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। दूसरा, मेरे सामने स्पष्ट था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात को कहते हैं कि व्यक्ति से महत्वपूर्ण पार्टी और पार्टी से महत्वपूर्ण देश है। हमारे सामने आज जब कोरोना संकट से देश को उभारने की बात चल रही है और हर एक स्तर पर प्रधानमंत्री जी स्वयं उसको लीड कर रहे हों, तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे सामने एक हमारे लीडरशिप ने जो एक मैसेज दिया है शुरू से कि व्यक्ति से महत्वपूर्ण पार्टी, लेकिन पार्टी से महत्वपूर्ण देश। अगर व्यक्ति को और पार्टी में चुनना होगा तो पार्टी को चुनेंगे, लेकिन अगर पार्टी और देश में चुनना होगा तो देश को चुनेंगे। तो उस मैसेज को आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी, इसलिए मेरे लिए दुखद था ये। और उस समय जब मैं अपने पिता के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में जा सकता था, नहीं जा पाया, लेकिन महत्वपूर्ण था कि मैं उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता का जो दायित्व मुझे दिया गया है मैं उसका पालन करूं, तो मैंने वही पालन किया है। और मुझे जो पार्टी से संस्कार मिले हैं उन संस्कारों के अनुसार मैंने इस दायित्व का निर्वहन किया और आगे भी करेंगे। मेरे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरे पूज्य पिता की आत्मा को भी इससे शांति जरूर मिली होगी। योगी जी, आप योगी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, तो इम्यूनिटी आपको डबल चाहिए। एक राजनीतिक इम्यूनिटी चाहिए, मतलब जो आलोचनाएं होती हैं उन पर ध्यान न देना, और शारीरिक तो चाहिए ही। तो कैसे लोगों को समझाएंगे दोनों तरह की इम्यूनिटी, कि पहली इम्यूनिटी जब आलोचना हो तो क्या करना चाहिए, उससे कैसे लड़ना चाहिए, और दूसरी शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा यह मानना है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को तय करते हुए कार्य करना चाहिए और बिना किसी लक्ष्य से डिगे भटके निरंतर पूरी तन्मयता के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन
विपक्ष का काम आलोचना करना है तो स्वाभाविक रूप से आलोचना करेगा, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। आप व्यक्तिगत तौर पर क्या नुस्खे अपनाते हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से एक तो योगिक क्रियाओं को और प्राणायाम को नियमित रूप से करता हूं, और मैं यहां पर काढ़ा जरूर लेता हूं। तुलसी अच्छा। का काढ़ा है या अजवाइन का काढ़ा है, ये मैं जरूर लेता हूं। तुलसी का काढ़ा, मेरा प्रयास होता है कि सुबह 1 कप तुलसी का काढ़ा जरूर लेता हूं। उसमें तुलसी का जो काढ़ा होता है उसमें काली मिर्च भी डालते हैं, लौंग भी डालते हैं, उस काढ़े का सेवन करता हूं। दूसरा, सायकाल प्रयास करता हूं कि 1 कप अजवाइन का काढ़ा मिल जाए, जिसमें लौंग, इलायची, ये सभी कुछ डालते हैं, और उसका लेते हैं तो वह काफी बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में बड़ा मदद करता है। लेकिन जिसमें सुविधा हो, व्यक्ति को उसके अनुसार अपना सेवन करना चाहिए। लेकिन भारत की प्राचीन जीवन पद्धति में इस प्रकार के अनेक नुस्खे हैं जिनका हम पालन कर सकते हैं। अच्छा, आपकी तो सब लोग तारीफ कर रहे हैं, आपने यूपी सरकार की, आपके अपने काम की। आपने कहा विपक्ष का काम है आलोचना करना, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन कोई गैर बीजेपी मुख्यमंत्री, बीजेपी का नहीं, दूसरे किसी राज्य का गैर बीजेपी का मुख्यमंत्री जो जिसका काम आपको लगे कि वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, गैर एनडीए, नीतीश जी मत बोलिएगा। देखिए, हर व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है। जी जी, हर व्यक्ति अपने स्तर पर, हर माननीय मुख्यमंत्री अपने स्तर पर अपने राज्य की जनता के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है, और मुझे लगता है कि हर एक के कार्य की प्रशंसा, उनकी सराहना होनी चाहिए, और उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। राजस्व का नुकसान तो हुआ ही है, यूपी सरकार को भी हुआ होगा, तो इसकी भरपाई कैसे की जाएगी? क्या टैक्स लगाए जाएंगे? क्या जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहों में कटौती हो सकती है? देखिए, राजस्व का नुकसान हुआ है, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन 2 चीजें साफ हैं। एक, हम किसी भी सरकारी कर्मचारी के वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं करेंगे। दूसरा, हम प्रदेश की गरीब जनता पर किसी भी प्रकार का नया टैक्स नहीं लगाएंगे। ये 2 चीजें तय करते हुए हम लोगों ने कहां से राजस्व आ सकता है, इसकी भी व्यवस्था हमारी एक टीम कर रही है, और निरंतर उस पर कार्य चल रहा है। और हम लोग प्रदेश को किसी भी प्रकार के संकट में प्रदेश की जनता को नहीं आने देंगे। प्राइवेट स्कूलों की फीस पर कई लोग बोल रहे हैं कि इस वक्त क्या फीस में कुछ राहत दी जाए, उसके लिए सरकार कुछ करने की कोशिश कर रही है, कुछ सोचेगी? देखिए, उसको, उन चीजों को डिफर किया गया है। हमने हर एक चीज को, उद्योगों के जो बिजली के फिक्स चार्जेस थे उसको हमने डिफर किया है। हमने सभी प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस से भी इस बारे में कहा है कि वे लोग अपनी फीस को एक मुश्त न लें, किस्त, छोटी छोटी किस्त बना करके लें और उसको डिफर कर दें। कोरोना काल और इस दौरान उसको न लें, इसमें भी वे लोग ज्यादातर उत्तर प्रदेश में सहयोग कर रहे हैं। कहीं इस बात की कोई संकट यहां पे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। और उद्योगों में भी हम लोगों ने व्यवस्था लागू की है, वे लोग, सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो जब सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, साथ सरकार के साथ में हैं, मेरा मानना है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब राहुल गांधी जैसे कह रहे हैं कि भाई भारत सरकार को या राज्य सरकारों को साहूकार नहीं बनना चाहिए, सीधा पैसा देना चाहिए। अच्छे सुझाव दे रहे हैं वो आजकल, ऐसा लगता है आपको? देखिए, समस्या क्या है कि राहुल जी को स्वयं नहीं मालूम होता है वो बोल क्या रहे हैं और कौन सी बात कब बोली जानी चाहिए। अगर उनको यही सब मालूम होता तो संभवतः देश की जनता उन्हें 14 में भी 19 में भी इस प्रकार का जो है जवाब नहीं देती। ये तो जनता जैसा नेता है उस प्रकार का जवाब 14 और 19 में देश की जनता ने दे दिया है। इसलिए जनता के द्वारा पिटे गए मोहरे आज इस प्रकार की अनलकल बयानबाजी करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। उनके समय में क्या क्या गुल खिलाए जाते थे, क्या क्या होता था, उनको थोड़ा याद करते, 2G को याद कर लेते, कॉमनवेल्थ गेम्स को याद कर लेते, या फिर अन्य वे तमाम प्रकार के जो स्कैंडल उस समय हुए थे,
इनको ये याद कर लेते तो संभवतः इस समय इस प्रकार की वक्तव्य और अनर्गल वक्तव्य देने से उनको कहीं न कहीं उनको परहेज करते। प्रियंका जी भी आपको सुझाव देती रहती हैं, ट्वीट करती रहती हैं, उनको क्या कहेंगे? अच्छी बात है, सुझाव देना ही नहीं चाहिए, उसको आत्मसात भी करना चाहिए। योगी जी, अंत में क्या लगता है आपको? सबके मन में ये सवाल है और जवाब सही बात है सीधा नहीं है, लेकिन ये कब तक चलेगा ये कोरोना काल? देखिए, पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। हमें भी धैर्य से इस लड़ाई में सहभागी बनना चाहिए और मेरा यह मानना है भारत ने जो स्ट्रेटजी बनाई है और समय रहते जो व्यवस्थाएं की हैं, हम लोग निश्चित ही कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। आखिरी सवाल योगी जी, बहुत लोग पूछ रहे हैं आपने जो ये मास्क पहना है ये घर पे बनाया है, ये कहां से लिया है, ये कैसा है? क्योंकि अब नेताओं के सब मास्क भी देख रहे हैं लोग। नहीं, देखिए, मेरा ये मास्क, ये ट्रिपल लेयर मास्क है, ये हाथ से बनाया गया है। अच्छा। और ये 6 रुपए का मास्क है। हमारी स्वयंसेवी समूह, महिला स्वयंसेवी समूह इसको बना रही हैं और इस मास्क को हम लोग हर एक जगह 10 रुपए में 2 मास्क दे रहे हैं और इसको महिला स्वयंसेवी समूह बना रही हैं और उनके द्वारा इसको बिक्री किया जा रहा है। उसी में से मैंने भी खरीदा है, मैं उसी का इस्तेमाल करता हूं। तो जब जून जुलाई में पीक आएगा, जब कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मरीज होंगे, डॉक्टर ऐसा बता रहे हैं, एक्सपर्ट ऐसा बता रहे हैं, उसके लिए योगी मंत्र क्या है? देखिए, हम पीक पर आने से पहले कोरोना को कंट्रोल कर चुके होंगे। हमें बहुत सहजता के साथ, पूरे धैर्य के साथ इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होना होगा। धैर्य नहीं खोना होगा। पूरे स्थिर चित्त के साथ भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है, घबराने की कतई आवश्यकता नहीं। कोरोना भारत से ही परास्त होगा। तो जाते जाते बता दीजिए, कुछ तो इशारा दे दीजिए योगी जी, यूपी की जनता इंतजार कर रही है, ये बढ़ेगा, कुछ राहत देंगे या मोदी जी की का ही इंतजार करें? देखिए, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए और सुरक्षित भविष्य के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा, प्रदेश सरकार उसके लिए कदम उठाएगी और हमारा वही लक्ष्य है, उसी के अनुसार हम अपनी कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, हमसे बात करने के लिए। यूपी की जनता और देश की जनता ये ज़रूर सुनना चाह रही थी जो जो समस्याएं हैं और जो ये युद्ध लड़ा जा रहा है उसमें आप फ्रंट लाइन पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।